हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। स्क्रीन पे जो दिख रहा है टॉपिक है एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम। सी वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बोल सकते हैं हाई मोटिवेशनल लेवल इन अ वर्क प्लेस। अब जो है ऑब्जेक्टिव से पूछ सकता है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 states dash refers to the facilities provided to worker in and outside the factory premises। तो वो क्या था? लेबर वेलफेयर। तो हम कह सकते हैं कि लेबर वेलफेयर जो है रेफ़र करता है वो सब फैसिलिटीज़ जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, चाहे वो इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के। फॉर एग्जांपल, चाहे वो कैंटीन फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, चाहे वो हाउसिंग फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, जो एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूट करता है वेलबींग ऑफ वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेलफेयर क्या है? वेलफेयर मतलब वो सब ज़रूरती चीज़ें जो एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन देना चाहिए। अब दो तरीके की स्कीम है, एक तो है स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्कीम, दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्कीम। स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे जो वो ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या उसको चीज़ें हैं, ठीक है, और जिससे वो खुश है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। सी वर्क प्लेस में हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर तो होना ही चाहिए, और आजकल ऐसे टाइम पे, ठीक है, हाइजीनिक चीज़ें जो की है हमें कंज्यूम करनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंस्टॉल हाइजीनिक वाटर कूलर्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू दी एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो बराबर से होनी चाहिए, ताकि अगर एम्प्लॉय थक गया है तो वो ड्यूरिंग द रेस्ट ब्रेक वो अच्छे तरीके से बैठ सके, उसको रेस्ट मिल सके। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड अप्लायंसेस। फर्स्ट एड अप्लायंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो केसेस चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, ठीक है, पर अगर हमने छोटे से स्टेप की शुरुआत नहीं किया तो वो फिर बड़ा होता जाएगा, है ना। तो फर्स्ट एड तो होना ही चाहिए। जो भी मेडिसिन है वो रेडीली एसेसिबल होनी चाहिए। अगर माइनर एक्सीडेंट है या फिर फिजिकली हर्ट हो जाता है एम्प्लॉय तो उसको तुरंत उस टाइम पर फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है ना। तो ये तो होनी चाहिए, ये रखना चाहिए। नॉर्मल हमारे घर पे भी होती है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में फर्स्ट एड होना ही चाहिए। नेक्स्ट है लैट्रिन्स या यूरिनल्स। सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स होना चाहिए ऑफिस में या फिर फैक्ट्री प्रेमाइसेस में भी। प्लस ये भी देखना चाहिए कि जो भी लैट्रिन्स है, ठीक है, वो बराबर से मेंटेन की गई है या नहीं की गई है, हाइजीनिक है या नहीं है, तो हमें ये बराबर से देखना पड़ेगा। कैंटीन फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए ना, जहाँ पे एम्प्लॉयर, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय है वो। कैफेटेरिया, ठीक है, हाइजीनिक न्यूट्रिशियस फूड मिलना ही चाहिए, और बल्कि अच्छे तरीके से रीज़नेबल प्राइस में होना चाहिए। तो ये कैंटीन फैसिलिटीज़ जो है आर बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर सो दैट हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशन फूड जो है वो हम नॉर्मली एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। तो कंपलसरी कैंटीन फैसिलिटीज़ आजकल हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते ही है। तो ये था हमारा कुछ स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्कीम। क्या क्या था? ड्रिंकिंग वाटर, फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लायंसेस, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, कैंटीन फैसिलिटीज़। दूसरा जो है वो हो सकता है लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, राइट। हमने इनसाइड, स्टैट्यूटरी मतलब वो चीज़ें जो ऑफिस के अंदर होती है ना, तो इनसाइड लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन। फिर हो गया चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, ओके। तो ये सब कुछ क्या है? स्टैट्यूटरी वेलफेयर स्कीम है। अब जब हम नॉन स्टैट्यूटरी स्कीम की बात करें तो क्या होगा हमारा? पर्सनल हेल्थ केयर। सी हर एक कंपनीज जो है वो नॉर्मली रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाती है, और ये जो भी कॉस्ट होता है मेडिकल चेकअप का वो नॉर्मली कौन उठाता है? या तो हाँ, पार्टली बाय द ऑर्गेनाइजेशन या फिर फुल्ली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन 50-50% पर करती है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो 50% विल बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड 50% विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा 100% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ही उठाता है अपने नॉर्मल
एम्प्लॉयज़ का जो भी मेडिकल है, ठीक है वो। नेक्स्ट है फ्लैक्सी टाइम। सी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्लैक्सी टाइम पॉलिसी इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉय टू वर्क विथ फ्लैक्सिबल वर्किंग स्केड्यूल। अगर तो एम्प्लॉय को चाहिए कि एम्प्लॉय चाहता है कि मैं इतना इतना टाइम तक काम करूं, ठीक है, ये टाइम पर काम करूं, तो उसको उतना दे दो कि फ़ाइन। अगर आप लोग खुश है टाइम 12 to 9 o'clock तक काम करने के लिए, 1 to 9 काम करने के लिए, तो it डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो वैसे उन लोगों को दे दो कि उनका काम करने का तरीका कौन से टाइम पर उन लोग कन्वीनियंट है। क्यों? क्योंकि अगर उन लोग अपने हिसाब से अपने टाइम पर काम करेंगे तो दे विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। उन लोगों को कुछ भी स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि वो टाइम उन लोगों ने खुद ने चूज़ किया है, तो अच्छे तरीके से उन लोग काम कर सकेंगे। तो ये है फ्लैक्सी टाइम। फिर है एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स आर नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनीज। क्यों कंपनी ऑर्गेनाइज करती है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़, जहाँ पर हम काउंसलिंग सर्विस देते हैं, ठीक है। फिर हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे प्रोग्राम सेटअप करता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो सके, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी। आजकल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ये सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्यों किया गया है? टू प्रोटेक्ट द अफेक्टेड एम्प्लॉय, स्पेशली द फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये पॉलिसी ले डाउन की हुई है कि अगर तो कुछ भी हरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो ये पॉलिसी निकाली गई है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम। मेडिकल प्रोग्राम्स बताया है ना, ये मेडिकल प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए करती है। तो जब हम मेडिक्लेम की बात करें तो इंश्योरेंस स्कीम जो है वो नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अब ये क्यों बताया जाता है इंश्योरेंस स्कीम? ताकि अगर इलनेस है, कोई डिजीज़ है, इंजरी है या प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉय है वो उसका पूरी तरीके से बेनिफिट उठा सके। तो ये था कुछ नॉन स्टैट्यूटरी स्कीम, जैसे कि है पर्सनल हेल्थ केयर, फ्लैक्सी टाइम, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, मेडिक्लेम इंश्योरेंस स्कीम। दूसरा हो सकता है एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये कोई नॉन स्टैट्यूटरी स्कीम्स और भी है। नेक्स्ट जो है वो है एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। सी हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, टू द एम्प्लॉय ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट ही वर्क्स। तो यहाँ पर जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम जब सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है फायर प्रोटेक्शन, ठीक है। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होती है नॉर्मली आजकल फायर प्रूफ एस्टैब्लिश करके रखती है, जहाँ पे फायर अलार्म्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स तो होते ही होते हैं इंस्टॉल। अगर ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती है तो जो भी कंपनी में इंस्पेक्शन करने आता है वो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछता है कि अगर तो इन केस आग लग गई तो कंपनी क्या करेगी, ठीक है। अगर तो हमारे पास में फायर प्रूफ बिल्डिंग है या हमारे पास में फायर एक्सटिंग्विशर्स है, अगर फायर अलार्म है, तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा और उसके हिसाब से हम स्टेप्स उठा सकते हैं, है ना। तो फायर प्रोटेक्टेड बिल्डिंग होनी चाहिए वो। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड सेफ्टी गियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, ऑलराइट, एंड इट शुड अवॉइड एक्सीडेंट। कभी कभी जब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को क्लोथ देता है, ठीक है, और उसी को हमें पहनना है, यू नीड टू वेयर इट व्हेन यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वो सेफ्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम काम कर रहे हो और अचानक से वही कपड़े में आग लग गई, है ना, तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुछ मशीन से काम करे तो आंखों पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो यू नीड टू वेयर आई वेयर, है ना, यू नीड टू वेयर हैंड ग्लव्स, सेफ्टी बूट्स, फेस शील्ड, हेलमेट्स। तो ये सब कुछ जो है वो है सेफ्टी गियर, ठीक है। यहाँ पे सेफ्टी गेम लिखा हुआ है पर वो है सेफ्टी गियर। तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग शुड बी सप्लाई टू द वर्कर टू मेक देम कंफर्टेबल एंड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स।
एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट सेफ्टी गियर्स, तो सेफ्टी गियर्स क्या होगा, आई वेयर, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी बूट, फेस शील्ड, ये सब होगा, ठीक है। फिर है प्लेसमेंट ऑफ मशीन्स, जब ऑलरेडी पता है कि वो मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो मशीन इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मशीन को रिप्लेस करो, ठीक है। रिप्लेस इसलिए करो कि वो एम्प्लॉय को कुछ आगे जाकर ड्यूरिंग द वर्क टाइम प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। प्लस हमें ये देखना है कि मशीन और एम्प्लॉय जो है वो डिस्टेंस पर है, ठीक है, कुछ उसको प्रॉब्लम ना हो सके, तो हमें ये देखना पड़ेगा। फिर है मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस एंड मशीन, सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अगर तो एक्चुअल फेलियर है तो एक्सीडेंट से पहले ही क्या करो, उस मशीन को निकाल दो, ठीक है। क्या इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द डाउन टाइम ऑफ मशीन्स, है ना। और अगर तो अच्छी मशीन है, प्रॉब्लम नहीं दे रही है, तो जो प्रोडक्शन है वो भी प्लस अच्छे से हो सकता है। लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, जैसे हमने स्टार्ट किया है ग्रेवियंस का टॉपिक, वैसे ही हमने लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन को मच मोर इम्पोर्टेंट दिया है, क्योंकि बैड लाइटनिंग जो है वो अक्सर एक्सीडेंट्स कॉज करती है ना। तो लाइटनिंग सिस्टम्स जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, डीम लाइट नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से एम्प्लॉय पर आंखों पर असर हो, एक्सीडेंट्स हो, ठीक है। वेंटिलेशन वेंटिलेशन जो है वो बराबर से होना चाहिए, फ्रेश एयर उसको मिलना चाहिए, वेरिएबल टेम्परेचर होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम कर सके। प्लस सेफ्टी कमिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो ये सब कुछ मॉनिटर कर रहा है कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स है वो बराबर से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन केस अगर कोई भी वर्कर आके कुछ सजेशन दे रहा है तो ये कमिटी क्या कर रही है, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस है जो कमिटी नॉर्मली परफॉर्म कर सकती है। तो होगा सेफ्टी ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, सेफ्टी इंस्पेक्शन, हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सब कुछ कौन करता है, सेफ्टी कमिटी करती है। तो ये क्या है, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, जहाँ पर हमने देखा फायर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड सेफ्टी गियर, प्लेसमेंट ऑफ मशीन्स, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस एंड मशीन, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, और लास्ट होना चाहिए सेफ्टी कमिटी। आई होप ये जो टॉपिक था वो तुम लोगों को क्लियर है। Do like, share, subscribe and comment on my YouTube channel.